यानी रामगुप्त ने इस नाटक में किस प्रकार से अपने खल विशेषताएं या दुष्ट प्रवृत्तियां दिखा रखी है, उसके बारे में पढ़ना है। जैसे हमने संपूर्ण नाटक में देखा है, रामगुप्त एक निर्लज्ज व्यक्ति की भूमिका निभा रहा है। नारी के प्रति अपमानित व्यवहार करने वाला है, डरपोक है, शक करने वाला है, मूर्खता से परिपूर्ण व्यवहार करने वाला है, शराब में धुत रहने वाला है और षड्यंत्रकारी है। यानी ये सारी विशेषताएं उसके व्यक्तित्व में समाहित हैं, जिसके कारण ही वो नायक और नायिका के बीच में आकर के अनेक प्रकार के व्यवधान या बाधाएं उत्पन्न करने में समर्थ सिद्ध हुआ है। तो ये इसके चरित्र की विशेषताएं। रामगुप्त ध्रुवस्वामिनी नाटक का एक प्रमुख पात्र है। वह एक ऐसा पात्र है जो अपने छल कपट से अपने ही भाई, अपनी पत्नी, यहाँ तक कि अपने देश को भी नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करता है। वह एक विलासी, मद्यप, कायर व कलील राजा है जिसकी राजकाज में कोई रुचि नहीं है। इस पात्र को नाटक का खल अथवा दुष्ट पात्र भी कहा जा सकता है, जैसे इसको खलनायक भी कहा जा सकता है। उसके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार से है। कायर एवं भीरु। कायर यानी डरपोक, भीरु, भीरु भी डरपोक होता है, यानी अत्यधिक डरा हुआ व्यक्ति तो इस नाटक में वो लेकर के आया है। जैसे जब पड़ोसी राजा उस पर आक्रमण करने की सोचता है तो ऐसे हालात में वो बिल्कुल डर जाता है और उसके द्वारा जो भी संधि की शर्तें स्वीकार करवाई जाती हैं, उन सभी शर्तों को अपने डर के कारण ही स्वीकार कर लेता है। एक और उसका डर, जब ध्रुवस्वामिनी अपना आत्म सम्मान बचाने के लिए अपनी हत्या करनी चाहती है, यानी आत्महत्या करना चाहती है, तब वो अत्यधिक डर जाता है, अपनी मौत से डरता हुआ भागने लगता है और कहता है हत्या हत्या, बचाओ बचाओ। तो यहाँ पे उसकी डरपोक प्रवृत्ति ही दिखाई दे रही है। जैसे हम पढ़ते हैं, कायर एवं भीरु। रामगुप्त एक कायर एवं भीरु राजा है। युद्ध में शत्रु का साहस पूर्वक सामना करने की उसमें क्षमता नहीं है। वह शतराज के अपमानपूर्ण संधि प्रस्ताव को निर्लजता से मान लेता है। मंदाकिनी उसके बारे में ठीक ही कहती है। जब वीरता भागने लगती है तो उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। भारी शत्रु के आक्रमण से भी अधिक वह ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त से भयभीत है। उसे संदेह है कि ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। वह इसलिए सकराज के प्रस्ताव को मानने में एक ही चाल से भीतर और बाहर के सब शत्रु परास्त करने का अवसर समझ लेता है। वह इतना भीरुक है कि जब ध्रुवस्वामिनी आत्महत्या के लिए कृपाण निकालती है तो वह अपनी हत्या के भय से कांप उठता है। वह डर कर हत्या हत्या दौड़ो दौड़ो चिल्लाता हुआ भाग जाता है। यानी इसने अपना डर स्पष्टता से दिखा दिया है कि ये कितना डरने वाला व्यक्ति है। दूसरा है शंकाशील। शंकाशील मतलब शक करने वाला। ये हर पल अपनी पत्नी पर संदेह करता है, शक करता है, अपने भाई पर संदेह करता है और राज्य में जितने भी लोग हैं उन सभी को शक की दृष्टि से देखता है। तो ये इसका इसकी संकालु प्रवृत्ति है। रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी के प्रति सदैव शंकाशील रहता है। वह ध्रुवस्वामिनी के साथ राक्षस विवाह करके उसे अपनी पत्नी तो बना लेता है, परंतु उसे हमेशा लगता है कि वह चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। यही कारण है कि वह चंद्रगुप्त के प्रति उसके मनोभावों को जानने के लिए खड्गधारिणी को ध्रुवस्वामिनी की सेवा में लगाता है। वह कहता भी है, आह ध्रुव देवी, उसके मन में टीस है कुछ सोचकर। जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। वही तो नहीं जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी, वह स्त्री न जाने कब चोट कर बैठी। यानी इस प्रकार से वो हर पल
ध्रुव स्वामिनी पर शक लगाए रखता है। अगला है निर्लज। निर्लज यानी लज्जा रहित, जिसको हम बेशरम यानी शर्म से रहित भी कह सकते हैं। तो इस नाटक में रामगुप्त ने हर एक जगह पर अपनी निर्लजता का ही प्रदर्शन किया है। वह अपनी पत्नी की ही इज्जत नहीं बचा सकता है, हमेशा सूरा और सुंदरियों के जाल में फंसा हुआ रहता है। तो ये उसकी सारी निर्लजता पूर्वक बातें हैं। रामगुप्त एक निर्लज पात्र है। लज्जा जैसा भाव उसके चरित्र में कहीं भी प्रदर्शित नहीं होता। हर जगह वह अपनी निर्लजता का ही प्रदर्शन करता है। वह हिंजड़ों और बोनों से निर्लजता पूर्वक बातें करता है। अपने ही पत्नी को दूसरे राजा को भेंट स्वरूप देने को तैयार हो जाता है। यही नहीं, जब ध्रुव स्वामिनी उससे कहती है कि उसने सुख दुख में उसका साथ निभाने की प्रतिज्ञा अग्नि के सामने की है, तब भी वह निर्लजता पूर्वक कहता है, परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा न की होगी। मैं तो उस दिन रक्षासव में डुबकी लगा रहा था। पुरोहित ने न जाने क्या क्या पढ़ दिया होगा। उन सब बातों का बोझ मेरे सिर यानी कदापि नहीं, कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। मैंने तुम्हारी रक्षा करने की या तुम्हारी इज्जत बचाने की कोई भी प्रतिज्ञा नहीं की है। मैं तो द्रक्षासव होता है जैसे अंगूर के रस से बनी हुई शराब, कि उसके नशे में धुतना। मुझे नहीं पता पुरोहित ने क्या क्या पढ़ा दिया होगा। तो ये निर्लजता पूर्वक बातें ही हैं। उसका पति बना हुआ है, लेकिन अपने जिम्मेदारियों से वो पल्ला झाड़ रहा है। अगला है अदूरदर्शी है अविवेक की राजा। अदूरदर्शी का मतलब जो दूर की नहीं सोचता है, यानी भविष्य के बारे में ना सोचने वाला। और अविवेकी यानी जिसके अंदर विवेक नहीं होता, जो बुद्धि से काम नहीं लेता है। तो अदूरदर्शिता उसकी दिखाई देती है कि उसने अपना शिविर ऐसे स्थान पर स्थापित किया हुआ है जहां से कोई भी आक्रमणकारी आकर के आराम से उसको घेर सकता है। अविवेकी यानी वो हर एक जगह अपनी मूर्खता का ही प्रदर्शन करता है। अपने राज्य को बचाने के लिए या अपनी मर्यादा को बचाने के लिए वो कोई भी कोशिश नहीं करता है, जबकि अपना अविवेक दर्शाता है कि हमारा शिविर दोनों तरफ से घिर गया है तो और भी अच्छा है, हम तो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जबकि एक राजा होने के नाते जब कोई पड़ोसी आक्रमणकारी आता है तो उसके सामने विवेक का परिचय देते हुए उसका सामना करना चाहिए, लेकिन ये ऐसी बातें बोलता है जो इसकी मूर्खता प्रदर्शित करने वाली है। रामगुप्त महामंत्री शिखर स्वामी के छल से राजा बनने में तो कामयाब हो जाता है, परंतु वह एक अदूरदर्शी और अविवेकी राजा है। दूरदर्शिता और विवेक तो उसके चरित्र में दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि वह अपना शिविर एक ऐसे स्थान पर लगाता है जहां शत्रु आसानी से आकर उसे घेर सकता है। उसकी अदूरदर्शिता के चलते सकराज ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। अगला है विलासी एवं कामुक, यानी भोग विलास में जीवन यापन करने वाला और कामुक प्रवृत्ति वाला, यानी हमेशा सूरा और सुंदरियों के जाल में फंसा रहता है। जो एक राजा के कर्तव्य होने चाहिए उन कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है। हमेशा बोनों और हिंजड़ों के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उनका आनंद उठाता रहता है और नारी को वो विलास की वस्तु मानता है। रामगुप्त एक विलासी एवं कामुक राजा है। वह दिन रात सूरा सुंदरियों के माया जाल में उलझा रहता है। हिंजड़ों और बोनों के साथ मस्करी करता है। मस्करी मतलब मजाक करता है। शराब का प्याला हर समय उसके होठों पर विराजमान रहता है। बातें करते करते ही जैसे उसकी मदिरा खत्म होती है, वह दासी को
संकेत करके मदिरा मांग लेता है। इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उत्तर। दासी की ओर देखकर मेरा तो कंठ सूखने लगा। इसी प्रकार वह अत्यंत कामुक भी है। वह ध्रुव स्वामिनी के सामने इस तथ्य को स्वीकार करता है कि वह नारी को अपनी विलासिता का साधन मानता है, यानी नारी को वो एक साधन के रूप में या एक वस्तु के रूप में मान रहा है, जबकि नारी भी एक इंसान है, इंसानियत के नाते उसकी तरफ देखता नहीं है। तो ये उसकी सबसे कामुक प्रवृत्ति दिखाई देती है। अगला है नारी के प्रति सम्मान भावना से रहित, यानी नारी के प्रति सम्मान की भावना उसके हृदय में कहीं भी दिखाई नहीं देती है। वो दूसरी नारी का तो क्या सम्मान करेगा, अपनी खुद की पत्नी का ही सम्मान नहीं करता है। उसको अपमानित करने के लिए ही वो उसको उपहार के रूप में अपने पड़ोसी राजा के पास भेजने के लिए तैयार होता है। निश्चय ही जो व्यक्ति विलासी व कामुक होता है उसमें नारी के प्रति सम्मान की भावना नहीं हुआ करती। इसका जीता जागता उदाहरण स्वयं रामगुप्त है। रामगुप्त एक ऐसा पात्र है जो पर नारी का सम्मान करना तो दूर, अपनी ही पत्नी का सम्मान नहीं करता। पर मतलब पराई नारी का, यानी दूसरी औरतों का तो वो क्या सम्मान करेगा, जो अपनी पत्नी का ही सम्मान नहीं करता है। सदैव उसकी उपेक्षा करता है, उस पर शक करता है तथा उसका निरादर करता रहता है। नारी के प्रति उसकी असम्मान भावना की हद तो तब हो जाती है जब वह अपनी ही पत्नी ध्रुव स्वामिनी को सकराज के संधि प्रस्ताव की एवज में सकराज को उपहार में देने को तैयार हो जाता है और कहता है, तुम मेरी रानी नहीं, नहीं नहीं जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो, आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ। तो जो वस्तु के रूप में किसी इंसान को देखता है वो उसका कोई भी सम्मान नहीं करता है, जैसा कि रामगुप्त ने अपनी बातों से दिखा दिया है। क्रूर एवं निर्शंस। क्रूर यानी अत्यधिक निर्दयी और अत्याचारी। निर्दयता उसकी कदम कदम पर दिखाई देती है और अत्याचार भी वो कदम कदम पर करता हुआ दिखाई देता है। ध्रुव स्वामिनी पर अत्याचार करता है, चंद्रगुप्त पर भी अत्याचार करता है। जो सामंत कुमार होते हैं उनको भी मरवा करके उन पर अत्याचार करता है। जो कोमा और मिहिर देव है उन्होंने भी उसका कोई बुरा नहीं किया था और उन लोगों की निर्मम हत्या करवा कर भी ये अपनी अत्याचारी प्रवृत्ति या क्रूरता का प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देता है। रामगुप्त एक क्रूर एवं नृशंस व्यक्ति भी है। शक विजय के बाद वह शतद्रुग में पहुंच जाता है तथा विद्रोहियों को बंदी बनाकर अपना राज्य निष्कंटक बनाना चाहता है। यहाँ पर वो विद्रोही मानता है जो चंद्रगुप्त के साथ सामंत कुमार गए हैं उन सबको, और उन सबको बंदी बना लेता है और सोचता है कि यदि मैं इनको बंदी नहीं बनाऊंगा तो ये मेरे यहाँ के अधिकार में कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न करेंगे, तो उनको बंदी बना करके अपने रास्ते को मुसीबतों से मुक्त कर लेता है। वह चंद्रगुप्त और सामंत कुमारों को भी बंदी कर लेता है। यहाँ उसके नृशंस रूप के दर्शन होते हैं। वह अपना अधिकार जमाने के लिए निरीह कोमा और मिहिर देव की निर्ममता पूर्वक हत्या करवा देता है। नीच एवं स्वार्थी। नीच यानी अत्यधिक पतित या अत्यधिक चरित्रहीन व्यक्ति और निजी स्वार्थ में ही जीवित रहने वाले व्यक्ति के रूप में। जैसे एक राजा होने के नाते उसको अपने साम्राज्य की और अपने कुल की या अपनी प्रजा की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है कि किसी भी तरीके से मैं ही जीवित रह जाऊं, और चाहे चंद्रगुप्त मरे, चाहे उसकी पत्नी, जनता, किसी का कुछ भी हो, लेकिन मेरी जिंदगी है वो मेरे लिए
बहुत मायने रखती है। ऐसी बातें इसने प्रदर्शित की है जिससे इसका स्वार्थीपन दिखाई देता है। नीचता इसने कदम कदम पर दिखाई है। अत्याचार करते हुए, अपनी पत्नी की इज्जत न करते हुए, उस पर शक करते हुए, उसको अधिकारों से वंचित रखते हुए, ये सारी नीचता से परिपूर्ण बातें ही उसकी दिखाई देती हैं। रामगुप्त अत्यंत नीच एवं स्वार्थी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसकी नीचता एक गिरे हुए चरित्र की पराकाष्ठा का बखान सामंत कुमार, पुरोहित तथा परिषद तीनों ही करते हैं। एक सामंत कुमार कहता है, रामगुप्त जैसे राजपद को कलुषित करने वाले के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं। वह उसे हिंसक, पाखंडी, शिव और कलीब भी कहता है। पुरोहित भी उसके बारे में कहता है, रामगुप्त गौरव से नष्ट, पतत आचरण से पतित और कर्मों से राजकिल्बिषी क्लीब है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं। परिषद भी उसके बारे में निर्णय देती है। अन्याय, पतित और कलीब रामगुप्त गुप्त साम्राज्य के पवित्र राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं। तो ये सारी उसकी नीचता से परिपूर्ण बातों के कारण ही उसको ऐसा सुनने को मिलता है। वह इतना नीच और स्वार्थी है कि अपने स्वार्थ के लिए वह अंत में छल से अपने भाई चंद्रगुप्त की हत्या करने का प्रयत्न करता है, किंतु स्वयं मारा जाता है। इस प्रकार रामगुप्त ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस नाटक के अंदर वास्तव में ही एक खलनायक की भूमिका निभा रहा है, चाहे वो मगध का राजा ही क्यों न हो, ध्रुव स्वामिनी का पति ही क्यों न हो, लेकिन उसने जो जो भूमिका निभाई है वो सारी भूमिकाएं एक खल पात्र की ही है और एकदम अच्छे प्रकार से इसने अपने दुष्ट चरित्र को निभाने में सफलता प्राप्त की है। तो इस प्रकार से रामगुप्त इस नाटक का खलनायक है। आगे समझ? यस मैम। चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ गया तो।